विल आपने बनाई है फिर भी प्रॉपर्टी कोर्ट में फंस सकती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं। इंडिया में लाखों लोग सोचते हैं मैंने नॉमिनी बना दिया, मैंने विल लिख दी, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, अब मेरी प्रॉपर्टी कंप्लीटली सेफ है। लेकिन सच क्या है? रजिस्टर्ड विल भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, नॉमिनी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता और एक छोटी सी ड्राफ्टिंग मिस्टेक पूरी फैमिली को सालों तक कोर्ट के चक्कर कटवा सकती है। आज हम बात करेंगे विल को लीगली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए और कौन सी गलतियां आपकी पूरी रियल एस्टेट प्लानिंग को बर्बाद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज का टॉपिक प्रॉपर्टी ऑनर हर बिजनेसमैन, हर रिटायर्ड पर्सन और हर फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी बनाना मुश्किल है लेकिन उस प्रॉपर्टी को अगली जनरेशन तक पहुंचाना, और वो भी बगैर डिस्प्यूट के, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें तो आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, नॉमिनी ही ऑनर होता है। जी हां, सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। इंडिया में लोगों को लगता है नॉमिनी मतलब मालिक, लेकिन लॉ में दोनों अलग अलग चीजें हैं। नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है, टेम्पररी होल्डर होता है। रियल ओनरशिप सक्सेशन लॉ या विल डिसाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बैंक अकाउंट में वाइफ नॉमिनी है, लेकिन विल में लिखा हुआ है कि पैसा दोनों बच्चों को मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में नॉमिनी फाइनल ओनर नहीं बन जाता, उसे पैसा लीगल हेयर तक ट्रांसफर करना पड़ सकता है। इसीलिए नॉमिनी बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉमिनी को एस्टेट प्लानिंग समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। अब रजिस्टर्ड विल क्या 100% सेफ होता है? बहुत लोग कहते हैं प्रदीप जी मैंने रजिस्टर करा लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। रजिस्ट्रेशन विल को स्ट्रांग बनाता है लेकिन अनटचेबल नहीं बनाता। कोर्ट आज भी कुछ सिचुएशंस में रजिस्टर्ड विल को एग्जामिन कर सकता है, जैसे फ्रॉड का एलिगेशन हो, प्रेशर में विल साइन करवाई गई हो, मेंटल फिटनेस पर क्वेश्चन हो, सिग्नेचर पर डाउट हो, विटनेस सस्पिशियस हो। यानी रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन देता है लेकिन गारंटी नहीं देता। इंडिया में विल चैलेंज क्यों होता है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मोस्ट कॉमन रीजन क्या होते हैं? पहला रीजन, नेचुरल हेयर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। मान लीजिए दो बेटे हैं, एक बेटी है और विल में पूरा एसेट सिर्फ एक पर्सन को दे दिया गया। अब लीगल राइट अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या बोलती है? डिस्प्यूट ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, फैमिली कोर्ट पहुंच जाती है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब विल लिखते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एस्टेट प्लानिंग एक्सपर्ट कुछ कॉमन मिस्टेक रिपीटेडली देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ओवर राइटिंग, कटिंग, हैंड रिटन करेक्शन, एम्बिगियस लैंग्वेज। विल में लिखी है मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिले, कौन से बच्चे, कितना हिस्सा, कौन सी प्रॉपर्टी, किस पोर्शन में, सब अनक्लियर है। कोर्ट में एम्बिग्यूटी सबसे बड़ा एनिमी होता है। गवाह इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जी हाँ, अब आते हैं असली बात, विटनेस के ऊपर। बहुत लोग विटनेस को फॉर्मेलिटी समझते हैं, लेकिन फ्यूचर डिस्प्यूट में विटनेस ही सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। विटनेस बेसिकली कोर्ट को बताता है कि हाँ मैंने देखा था, पर्सन मेंटली फिट था, किसी प्रेशर में नहीं था, अपनी मर्जी से साइन कर रहा था। इसीलिए विटनेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेनिफिशियरी को गवाह क्यों नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल रही है उसे विटनेस बनाना डेंजरस हो सकता है। कल को कोर्ट में सवाल उठ सकता है, क्या उसने इन्फ्लुएंस किया, क्या प्रेशर डाला, क्या ड्राफ्टिंग में रोल था उसका। इसीलिए न्यूट्रल विटनेस चूज करना ज्यादा सेफ माना जाता है। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का सीक्रेट। जी हाँ, ये पॉइंट बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लार्ज प्रॉपर्टी के केस में बहुत यूजफुल होता है। अगर एल्डरली पर्सन विल बना रहा है तो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्यूचर डिस्प्यूट्स को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि सबसे कॉमन चैलेंज क्या होता है? इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और इन्हें समझ नहीं था कि साइन कर रहे हैं।
मेडिकल रिकॉर्ड फ्यूचर में पावरफुल एविडेंस बन सकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं अगर किसी वारिस को हिस्सा नहीं देना तो क्या करना है। जी हाँ, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या किसी लीगल हेयर को विल से बाहर रखा जा सकता है? जवाब है कई सिचुएशंस में हाँ, लेकिन ड्राफ्टिंग क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रिसाइज होनी चाहिए। सबसे डेंजरस चीज क्या है? साइलेंस। जी हाँ, अगर आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब विल बनाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मोस्ट पीपल गलत सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहले विल लिख लेते हैं, बाद में एसेट ढूंढते हैं। करेक्ट प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, सारे एसेट्स की लिस्ट करो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करो, फिर बैंक अकाउंट्स लिस्ट करो, इन्वेस्टमेंट को लिस्ट करो, फिर डिजिटल एसेट्स को लिस्ट करो, फिर सक्सेशन प्लान बनाओ, यानी प्रोफेशनल एस्टेट प्लानिंग होती है। जी हाँ, डिजिटल एसेट को इंक्लूड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? आज के डेट में एस्टेट प्लानिंग सिर्फ घर और प्लॉट की ही प्लानिंग नहीं है। आपके पास हो सकता है यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम बिजनेस, क्रिप्टो वॉलेट, वेबसाइट, डोमेन नेम्स, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल इनकम सोर्सेज। अगर ये विल में मेंशन नहीं हुए तो फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इंडिया में आने वाले टाइम का सबसे बड़ा डिस्प्यूट, मेरा मानना है कि फ्यूचर के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिर्फ जमीन को लेकर नहीं होंगे। डिजिटल वेल्थ, ऑनलाइन बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंटरनेशनल एसेट्स, ये सब इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स का नेक्स्ट फ्रंटियर बनने वाला है। और जो लोग आज प्लानिंग करेंगे वही कल प्रॉब्लम अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों, एस्टेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉपर्टी बांटना नहीं होता। एस्टेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है फैमिली को डिस्प्यूट से बचाना, कोर्ट से बचाना, टैक्स कॉम्प्लिकेशन से बचाना और वेल्थ को पीसफुली ट्रांसफर करना। एक वीक विल रजिस्टर्ड होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड विल कई फ्यूचर डिस्प्यूट्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, प्रॉपर्टी खरीदने में लोग सालों लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्लानिंग सिर्फ 10 मिनट खर्च करते हैं, और वही सबसे महंगी गलती हो सकती है। इसीलिए सिर्फ प्रॉपर्टी बनाना ही मत सीखिए, प्रॉपर्टी को सही तरीके से अगली जनरेशन तक पहुंचाना भी सीखिए। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे थे प्रॉपर्टी मिश्रा, जहां हम सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट नहीं, वेल्थ प्रिजर्वेशन का साइंस भी समझाते हैं। नमस्कार और जय हिंद।